हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। बेटा, तूने तो लालच में गिरने की सारी सीमा पार कर दी। नमिता सुबह सुबह रसोई में नाश्ता बना रही थी। बच्चों की स्कूल बस आने वाली थी। उसने जल्दी जल्दी बच्चों को नाश्ता करवा कर उनका टिफिन और पानी की बोतल दी। बच्चों को छोड़ने जा ही रही थी कि नमन का फोन बज उठता है। नमिता बच्चों को बस में बिठाकर आने के बाद पूछती है, नमन, इतने सुबह किसका फोन था। वह पंकज का फोन था। नोएडा से कह रहा था, मम्मी का बहुत मन कर रहा है तुम सबसे मिलने का। 1 बजे मैं मेट्रो में बिठा दूंगा। आप मेट्रो स्टेशन से ले आना। अरे बुआ जी आ रही हैं, कोई बात नहीं, आप जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। मैं सही समय पर जाकर ले आऊंगी। अरे मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है। मुझे पंकज के बोलने का तरीका कुछ अजीब सा लगा। अरे हो सकता है सोकर उठे हो इसलिए ऐसा लग रहा हो। नमन ऑफिस के लिए तैयार होने चला जाता है। नमिता उसका लंच, दोनों का नाश्ता तैयार करने लगती है। दोनों एक साथ नाश्ता करते हैं। उसके बाद नमन ऑफिस चला जाता है। वह रसोई समेटने लगती है। इतने मेड आ जाती है तो मैं उससे कहती हूँ, सफाई करने से पहले गेस्ट रूम साफ कर देना। मैं नई चादर, पिल्लो कवर निकाल देती हूँ। खाने में उनकी पसंद की उड़द की हींग की तड़के वाली दाल, सूखी आलू की सब्जी, सूजी का हलवा, रायता और रोटियों के लिए आटा गूंथ कर, आम और खरबूजा सलाद के लिए काट कर फ्रिज में रख देती हूँ। जब से मेरी शादी हुई है बुआ जी 2-3 बार आई हैं। आई तो सही, पर कुछ घंटे के लिए। सासू माँ ने बताया था कि नमन की बुआ की शादी को 5 साल ही हुए थे कि फूफा जी चल बसे। एक छोटा सा 2 कमरों का मकान था और बुआ जी के पेट में छोटा बेटा था। जब पंकज 3 साल का था तो सासू माँ कहने लगी, उस समय तुम्हारे ससुर जी अपनी बहन को यहीं ले आए थे। रवि के जन्म के 2 महीने बाद अपने ससुराल वापस चली गई थी। कहने लगी, मैंने पति खोया है तो मेरी सासू माँ ने भी अपना बेटा। अब वे अपने पोतों को देखकर जी लेंगे। फिर तो बुआ जी ने कमर कस ली। जो कमरा गली की तरफ था उसमें एक छोटी सी परचून की दुकान खोल ली। थोड़ा बहुत काम सिलाई का मिलने लगा। धीरे धीरे समय का पहिया चलने लगा। सासू माँ का बहुत सहारा था। इतने बुआ जी घर का काम करती वह दुकान पर बैठ जाती हैं। बच्चों को भी संभाल लेती थी। पढ़ाई में दोनों बच्चे होशियार निकले। स्कूल पार करने के बाद कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाने लगे। रवि पढ़ाई में बहुत होशियार था, पर इस बीच अपनी सासू माँ का साथ छूट जाने पर बुआ जी एक बार तो बिल्कुल अकेली पड़ गई। पर बच्चे अब बड़े हो चुके थे तो सब संभल गया। पंकज ने कॉलेज पार किया तो कॉलेज की तरफ से उसकी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई। बुआ जी बहुत खुश थी। चलो, पूरी जवानी कष्ट में कटी, कम से कम बुढ़ापा तो सुधर जाएगा। इधर रवि डॉक्टर बनना चाहता था तो वह कनाडा चला गया। कुछ स्कॉलरशिप मिल गई, कुछ एजुकेशन लोन ले लिया। अब बुआ जी बेटों के ब्याह के सपने देखने लगी। एक दिन पंकज ने कहा, माँ, मैं मेरे साथ काम करने वाली एक लड़की को पसंद करता हूँ। तो बुआ ने बेटे की खुशी के लिए हाँ कह दी। घर में बहू आई। कुछ दिन हनीमून पीरियड, फिर ऑफिस का रूटीन। बुआ जी एक टिफिन की जगह 2 टिफिन लगाने लगी। शाम को ऑफिस से दोनों आते तो बाहर घूमने फिरने, खाने पीने चले जाते। बहू तो क्या, बेटे को भी माँ के पास बैठने या बात करने की फुर्सत नहीं थी। साल भर में पंकज की पत्नी सीमा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया तो बुआ जी की कंधों पर काम का बोझ और बढ़ गया। जब बच्चों का पहला जन्म मनाया, हम दोनों भी गए थे। मम्मी जी पापा जी के साथ घर पर आने के बाद पापा जी कह रहे थे, पंकज को सोचना चाहिए। गीता उसकी माँ है, कोई मशीन नहीं जो कभी थकेगी नहीं। बहू अब फिर नौकरी पर जाने की कह रही है। उन बातों के साल भर बाद ही सासू माँ ससुर जी दोनों ही चल बसे। जब आई थी बुआ जी उसके बाद कभी कभी फ़ोन पर बात हो जाती थी। अब तो पंकज के बच्चे भी बड़े बड़े हो गए होंगे, इसलिए बुआ जी को फुर्सत मिल गई मायके आने की। मैं बिस्तर पर लेटे लेटे जैसे बुआ जी की पूरी जीवनी यात्रा पढ़ ली थी। मैंने एकदम से घड़ी की तरफ देखा तो बुआ जी के आने का टाइम हो गया था। मैंने जल्दी से घर लॉक किया, स्कूटी लेकर मेट्रो पर पहुंच गई तो एकदम से आवाज़ आई, नमिता। तो मैंने मुड़कर देखा, सामने बुआ जी खड़ी थी। मैं उन्हें देखती ही रह गई। शरीर हार्ड मांस का पिंजर हो रहा था, रंग बिल्कुल काला पड़ गया था। मैंने आगे बढ़कर चरण स्पर्श करे और पूछने लगी, क्या बात बुआ जी, बीमार थे क्या आप। अरे नहीं बहू, बुढ़ापा ऐसा ही होता है। मैं उन्हें स्कूटी पर बिठाकर घर ले गई। बुआ जी को पानी दे, इतनी देर में बच्चे भी स्कूल से आ गए तो मैंने कहा, बच्चों देखो कौन आया है, तुम्हारी दादी बुआ। मेरे दोनों बच्चे उनके गले लग जाते। हम इन्हें दादी बुआ नहीं बड़ी बुआ कहेंगे। तो मैंने कहा, जाओ जल्दी से कपड़े बदल कर आओ, इतने में खाना डालती हूँ, फिर दोनों का एक साथ खाना लगा देती हूँ। बुआ जी कमरे के एक कोने में बैठने लगती है तो मैंने कहा, बुआ जी आप ज़मीन पर क्यों बैठ गई। बहू, मेरे हाथ कांपने लगे, खाना गिर जाता है तो सारे में गंदा हो जाएगा। कुछ नहीं होता, आप डाइनिंग टेबल पर बैठकर बैठिए।
बच्चे हाथ पकड़ ले जाते हैं। बुआ जी प्लेट देकर कहते हैं, अरे इतना सारा खाना। अरे कुछ नहीं बुआ जी, यह तो कुछ चीज़ आपकी पसंद की बनाई और वह गरम गरम रोटियां सेकने लगती है। बुआ जी को खाना खाते देखकर ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितने समय से खाना पेट भरकर नहीं खाया हो। सब खाना खाने के बाद बुआ जी बर्तन साफ करने लगती है तो नमिता कहती है, बुआ जी यह आप क्या कर रही हैं? मेड आएगी शाम को। ठीक है बहू। वह उन्हें उनके कमरे में ले जाती है और एसी चला देती है। बुआ जी आप आराम करिए, शाम की चाय तक सो लीजिए। ठीक है बेटा। शाम को नमिता पास की दुकान से गर्मा गर्म समोसे जलेबी ले आती है। बच्चों के लिए मिल्क शेक बनाती है। बुआ जी से कहती है, आप चाय लेंगी या दूध? दूध का नाम सुनकर जैसे उनकी आंखों में चमक आ जाती है तो नमिता उनके लिए गिलास भरकर गर्म दूध कर देती है। शाम को जब नमन ऑफिस से आता है तो बुआ जी उसको देखते ही लिपट कर रोने लगती है। कितने दिनों के बाद देखा है मेरे बच्चे को। मैं क्या करूं बुआ जी, आपके पास फोन है नहीं। जब भी त्योहार पर आने की कहता पंकज, कभी कहता मम्मी हरिद्वार गई है, कभी वृंदावन गई है, कभी कह देता मम्मी कह रही थी अपनी पसंद से ले आऊंगी, पेटीएम कर देना। पंकज ने ना तो कभी मुझे कुछ बताया ना ही पैसे दिए। अब वह मुझे वृद्धाश्रम भेज रहा है। तब मैंने कहा एक बार मुझे नमन और उसके परिवार को देख लेने दो। तो कहने लगा, आप किसी के सामने कुछ नहीं कहोगी तब जाने दूंगा। और रोने लगती हैं, नहीं बुआ जी, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये आपका घर है, मायका है आपका, आराम से रहो। पंकज से मैं अपने आप बात कर लूँगा। एक हफ्ते बाद पंकज का फोन आता है, नमन भाई मम्मी को मेट्रो में बिठा दो, मैं स्टेशन से ले जाऊंगा। नहीं, अब बुआ जी यहीं रहेंगी और मेरे घर में पैर रखने की सोचना भी मत। नमन, यह हमारे घर का मैटर है। नहीं, यह मेरी बुआ का मैटर है, समझे? और गुस्से में नमन फोन काट देता है। बुआ जी वहीं रहने लगती हैं। महीने भर में ही बुआ जी का हुलिया सुधर जाता है। बच्चे भी जब टाइम मिलता बुआ जी के पास बैठ कहानी सुनते। बुआ जी के हाथों में इतना स्वाद था कि खाना, अचार पापड़ बड़ियों का तो कोई जवाब नहीं था। मेरी सहेली उनके दोस्त आते तब बुआ जी के हाथों का खाना खाकर बहुत तारीफ करते। मैं बुआ जी को बहुत मना करती पर वह कहती है सब करना मुझे पसंद है, मेरा पूरा दिन टाइम पास नहीं होता। ऐसे ही 5 महीने बीत जाते हैं। अब तो बुआ जी पास पड़ोस में सबसे हिल मिल गई थी। एक दिन पंकज का फोन आया, कहने लगा, मम्मी से बात करवा दो। बुआ जी ने फ़ोन ले लिया और फ़ोन पर छोटे बच्चे की तरह बिल बक कर रोने लगा। माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं आपको लेने आ रहा हूँ, आप मना मत करना। तो बुआ जी कहते हैं ठीक है, फ़ोन रख देते हैं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। नमन, पंकज को अपनी गलती का एहसास हो गया, वह मुझे लेने आ रहा है। 1 घंटे के बाद रवि का फ़ोन आता है तो नमन फ़ोन उठाकर कहता है, अरे रवि, आज हमारी याद कैसे आ गई? ऐसी कोई बात नहीं भैया, बस बिजी रहता हूँ, बस बहुत दिन हो गए माँ को यहाँ लाने की सोच रहा था। फ्लैट छोटा ही है पर रश्मि कहने लगी, माँ के लिए घर में नहीं दिल में जगह होनी चाहिए। अच्छा बुआ जी तो अभी पड़ोस में कीर्तन में गई हैं, आने के बाद बात करवा दूंगा। अब नमन को दाल में कुछ काला लगा पर समझ नहीं आ रहा था। वह सोफे पर बैठकर अखबार लुटने पलटने लगा। अरे यह तो परसों का अखबार है। अरे यार, यह तो परसों अखबार है। वह वापस रखने लगा तो एकदम से उसका ध्यान एक हेडलाइन पर गया, कच्ची कॉलोनियों हो गई पक्की, जमीन के रेट रातों रात तेजी से हुई बढ़ोतरी। अब नमन को सारा मामला समझ में आ गया क्योंकि पंकज की नौकरी लगने के बाद वह कंपनी की तरफ से मिले फ्लैट में रहने चले गए थे। पुराना सामान वहीं छोड़ आए थे। पापा के पास मकान के कागज बहुत साल पहले बुआ जी यह कहकर रख गई थी, भैया छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरा दिन काम में चलता है, मैं कहाँ संभालती फिरूंगी। पापा के जाने के बाद ध्यान से उतर गई। वे पापा की अलमारी में सही सलामत रखी हैं। पापा ने कहा था, बेटा यह तुम्हारी बुआ की अमानत है। बुआ घर आई तो नमन ने सारी बात बुआ को बता दी तो वह कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, अब मैं संभाल लूंगी, उसे आने दी। अगले दिन पंकज आ जाता है तो बुआ अपने कपड़े थैली में डालकर तैयार हो जाते हैं। चलने का समय होता है तो पंकज नमन से कहता है, वह मामा जी के पास हमारे मकान के कागज रखे थे, वह दे दो। तुम कब तक दूसरे के मन संभाल कर रखोगे? तो बुआ कहती है, अरे वह टूटा फूटा सा मकान, वह तो मैं नमन को दे दिया, बेचारे बच्चे ने बहुत सेवा करी मेरी इतने महीने। क्या? एकदम से पंकज चौंक जाता है और गुस्से में आग बुबला होकर कहता है, सठिया गई बुढ़िया, पता है उस मकान की कीमत करोड़ों में पहुंच गई है। मैंने तो सोचा था उसे बेचकर सोसाइटी में अपना एक घर ले लूंगा। वो ताली बजाते हुए कहता है, मान गए भाई तुम दोनों, पति पत्नी ने मेरी माँ को अपने काबू में कर लिया। अरे 2-4 महीने रखा है तो 10-20 हज़ार ले लो, पर तुम तो पूरा मकान हड़प गए। तो बुआ जी ने गुस्से में एक तमाचा लगा देते, गिरावट की भी कोई सीमा होती है। उस दिन की तुम्हें माँ याद नहीं है? और जब तेरी पत्नी 2 रोटी गिनकर देती थी वह भी बासी, जब कहाँ गया था, पूरा दिन नौकरानी की तरह काम करती थी और इसे
लालची कहते हो, तुम निकल जाओ यहाँ से। वह पंकज को धक्के मार कर निकाल देते हैं और फिर फूट फूट कर रोने लगती है। नमन और नमिता उनके गले लगकर कहते हैं, बुआ आप क्यों रो रही हो? यह भी आपका घर है, आप उन्हें मकान के कागज दे दीजिए, विश्वास करिए आपको पूरी उम्र किसी तरह की परेशानी नहीं होने दूंगा। मुझे पता है मेरे बच्चे, पर वह मकान तो मैं उनको नहीं दूंगी, जैसा आपको ठीक लगे बुआ। नमन, वह तुम अपने पास संभाल कर रखना। जब उन दोनों के बच्चे भी उनको घर से बाहर निकाल देंगे, तब मेरी तरफ से दान समझ कर देना, पर कुछ दिन भटकने देना, भूखे रहने देना। बुआ आपके बच्चे हैं, वह मेरे बच्चे हैं, तभी तो कह रही हूँ। जो मैंने भोगा है वह भी भोगेंगे, तब पता चलेगा बुढ़ापा क्या होता है। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा, बस आप रोना बंद कर दीजिए। बेटा, माँ की दुआ खाली जाती है ना बद्दुआ। नमन और नमिता बुआ की तरफ देखकर सोच रहे थे, कितने कष्ट दिए होंगे इनके बच्चों ने इनको, जो आज एक माँ अपने बच्चों के लिए ऐसा कहने के लिए मजबूर हो गई। नहीं तो एक माँ सपने में भी बच्चों के लिए ऐसे शब्द नहीं निकालती। सच कहा है किसी ने, अपने माता पिता का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। हेलो दोस्तों, क्या एक माँ को अपने बच्चों को ऐसी बददुआ देनी चाहिए? हाँ या ना, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।